हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या देखते हैं कि अगर मतलब एक्स एक्सिस पर हम करंट को लेते हैं, वाई एक्सिस पर टी को लेते हैं, और इसका जो फ्लोइंग है उसके डायरेक्शन को अगर हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं कि 0 to +π/2, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर -π/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये समय के साथ साथ पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलता है और फिर उसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल में चलता है, बीच में फिर 0 हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकली 0 to +π/2 और फिर 0 से -π/2। मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल में ये चलेगा। तो यहाँ जो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं E बराबर E0 sin ω/t। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं I बराबर I0 sin ω/t। तो E बराबर E0 sin ω/t, तो E बराबर E0 cos ω/t, या फिर I बराबर I0 cos ω/t हो गया। तो यहाँ पर हमको समझना है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, और T जो है इसको हम टाइम पीरियड को हम T से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो F इसको जो हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो F बराबर 1/T से निकालते हैं। फिर हमने लिखा है यहाँ पर E बराबर E बराबर E0 sin ω/t। तो यहाँ पर ω/t क्या हो गया, तो ω/t हो गया फेज। अब फेज कैसे चेंज होता है, तो फेज चेंजेज विथ टाइम। और E0 क्या हो गया, तो E0 हो गया एम्पलीट्यूड, जिसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। तो E0 को हम कौन चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड से या पीक वैल्यू से। अब फेज के साथ साथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू में भी परिवर्तन होता है। तो फेज का उपयोग कैसे होता है, तो फेज का उपयोग किसी इंस्टेंट पर AC का इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इसके डायरेक्शन बताने के लिए होता है। कई बार आप फेज को समझने में भूल कर जाते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर मतलब क्वेश्चन कोई उठाता है कि फेज क्या है, तो मैथमेटिकली अगर हम उसको व्यक्त करें तो WT से व्यक्त करते हैं। उपयोग क्या होता है, तो किसी इंस्टेंट पर AC का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज्ञात करने के लिए या इसके डायरेक्शन को बताने के लिए फेज का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट करंट को देखिए, तो इसका वेव जो 0 to +π/2 और फिर 0 to -π/2 नहीं होगा। ये तो अल्टरनेटिव करंट को हम वेरिएबल करंट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 ही एम्पियर रहेगा, सिर्फ क्या होगा चेंज, तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर निगेटिव हाफ साइकिल के रूप में। तो चेंज हमारा करंट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन हो रहा है। तो फिक्स टाइम पर क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब फिक्स टाइम पर किसी एक डायरेक्शन में या फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में। अब उसके बाद है कि हमारा AC करंट का इतना अधिक यूज क्यों होता है, क्यों ये इतना पॉपुलर है। तो AC इज चीपर देन DC। AC कैन बी ट्रांसमिटेड एट negligible process loss. AC can be converted into DC by rectifier. AC can be stepped up or stepped down by transformer. मतलब क्या हो गया, तो AC बहुत सस्ता होता है DC के तुलना में। AC में जो है सो हम 2 मैग्नेट लेते हैं, उसके बीच में कॉइल को रोटेट करते हैं और आसानी से उसका प्रोडक्शन कर देते हैं AC का। तो AC जो है DC के तुलना में सस्ता है। अब जब बैटरी सब के रूप में अगर हम सोर्स अगर हम बैटरी हो हमारा DC करंट के लिए, तो हम केमिकल का यूज करते हैं। दूसरा है कि AC को हम बहुत नेग्लिजिबल प्रोसेस लॉस से एक जगह से दूसरे जगह पर उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पावर हाउस में जो मतलब करंट का जनरेशन होता है,
अब वहाँ से वोल्टेज को खूब हाई कर दिए या फिर यहाँ से बड़का आप देखते हैं ना कितना बड़ा पोल होता है, उससे कितना दूरी पर तार रहता है, 30,000 वोल्ट में हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसको हम डीसी में रेक्टिफायर के मदद से इसको हम चेंज कर सकते हैं एसी को डीसी में। फिर इसको ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो इसमें हमको मेन ध्यान रखना है ई, उसका जो इक्वेशन होता है ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट कॉस ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट कॉस ओमेगा टी। इसको समझ लेने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि मतलब ये आई आर एम एस कैसे निकालते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन सबसे पहले कि आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी या ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो ये साइन ओव का इक्वेशन हो गया। फिर डब्लू टी यहाँ पर क्या है, तो फेज हो गया। फिर जब हम लिखते हैं आई बराबर आई नोट कॉस ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस वेव हो गया। ध्यान इसमें ये रखना है कि साइन वेव 0 से स्टार्ट होता है और कॉस वेव मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। साइन वेव स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कॉस वेव स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम। और ओमेगा यहाँ पर जो हम लिखे ओमेगा टी, जिसको ओमेगा टी से फेज को डिनोट करते हैं, तो ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा क्या हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2π/t। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो आई और ई को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। अब हम निकालते हैं इसका आई आर एम एस वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव करंट के सोर्स से जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को और देख रहे हैं कि इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है सर्किट में। दूसरा सर्किट लेते हैं इसमें हम करंट देते हैं डीसी के माध्यम से और फिर आई बराबर, तो इक्वेशन क्या होता है करंट का, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। और फिर एच बराबर हम आई स्क्वायर आर एम एस आर टी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि कांस्टेंट करंट चूँकि आई आर एम एस है तो आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर आर एम एस लेते हैं। फिर अगर मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है प्रोड्यूस हुआ है तो डी एच बराबर आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एच को तो एच हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एच बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी और एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t आई 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी और एच बराबर आई स्क्वायर आर अपॉन 2 तो इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 to t और एच बराबर आई स्क्वायर आर अपॉन 2 टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह हमको प्राप्त होगा एच बराबर आई स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 और एच बराबर आई स्क्वायर आर एम एस आर टी हो गया इक्वेशन 1। अब बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई स्क्वायर आर एम एस आर टी बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 2 implies that आई आर एम एस बराबर आई नोट अपॉन रूट 2। तो इस तरह से हमारा आई आर एम एस का वैल्यू प्राप्त हो गया। कितना हो गया, तो आई आर एम एस बराबर आई नोट अपॉन रूट 2। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो 0.707 आई नोट। इस तरह से हम आई आर एम एस का वैल्यू प्राप्त किए।